नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और थोड़ी विवादास्पद दुनिया में उतर रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स, वो हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल, डबल टॉप, ये सब क्या है? क्या ये सच में बाजार के भविष्य की कोई संकेत है या बस बादलों में शक्लें ढूंढने जैसा है? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। एक तरफ है थॉमस बल्कोव्स्की, जो चार्ट पैटर्न्स पर दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनकी वेबसाइट और किताब से हम डेटा वाला पक्ष देखेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास मनोविज्ञान पर लेख है, जो बताते हैं कि इन पैटर्न्स के पीछे की इंसानी फितरत वो कैसे काम करती है। और इन सब के बीच एक संतुलन बनाने के लिए हमारे पास डबल टॉप पैटर्न पर एक प्रैक्टिकल गाइड भी है और रेडिट पर ट्रेडर्स की एक बहस भी, जो दिखाती है कि असल दुनिया में लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि क्या ये पैटर्न इसलिए काम करते हैं क्योंकि बड़े खिलाड़ी इन्हें बनाते हैं, या इसलिए कि हम जैसे आम ट्रेडर्स इन पर विश्वास करके इन्हें सच बना देते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस विषय में एक नाम बार बार आता है और उनकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। थॉमस बल्कोव्स्की। ये कोई वॉल स्ट्रीट के दिग्गज नहीं थे। वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो सिर्फ 36 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टिंग से कमाए पैसों से रिटायर हो गए। ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने जरूर कुछ तो सही किया होगा। बिल्कुल। और जो बात उन्हें और भी खास बनाती है वो ये है कि वो अपना सारा रिसर्च, मतलब अपनी दशकों की मेहनत thepatternSite.com पर मुफ्त में शेयर करते हैं। मुफ्त में? हाँ, कोई लॉगिन नहीं, कोई फीस नहीं। वो अपने काम को लेकर बहुत पारदर्शी हैं। और उनके काम का सार क्या है? उनकी जो किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, वो किस बारे में है? उनका जो मुख्य विचार है ना, वो बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स असल में वित्तीय पैरों के निशान हैं। पैरों के निशान? हाँ, ये निशान स्मार्ट मनी छोड़ती है, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स जो बाजार की गहरी समझ रखते हैं। जब वो बड़ी मात्रा में खरीदते या बेचते हैं तो उनके एक्शन से चार्ट पर कुछ ज्यामितीय आकार बन जाते हैं, जिन्हें हम पैटर्न कहते हैं। तो ये एक तरह से जासूसी का काम हो गया। हम बड़े खिलाड़ियों के सुराग ढूंढ रहे हैं। ठीक कहा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। बल्कोव्स्की की किताब की खासियत यही है कि वो हर पैटर्न के साथ आंकड़े देते हैं, डेटा। हजारों चार्ट्स का विश्लेषण करने के बाद वो बताते हैं कि मान लीजिए बुल फ्लैग पैटर्न 100 में से कितनी बार सफल होता है। अच्छा। उसकी असफलता की दर क्या है, सफल होने पर औसतन कितना रिटर्न मिलता है, यहाँ तक कि वो बस्टेड पैटर्न्स, यानी जो पैटर्न फेल हो गए हैं, उनसे भी कैसे फायदा उठाया जा सकता है, ये भी बताते हैं। ये पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है, भविष्यवाणी का नहीं। ठीक है, तो एक तरफ डेटा है जो कहता है कि कुछ पैटर्न दूसरों से बेहतर काम करते हैं, लेकिन यहाँ से बात असल में दिलचस्प होती है। चार्ट पर बनी कुछ लाइनों का कोई मतलब क्यों होना चाहिए? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये महज संयोग क्यों नहीं है? यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रोल आता है। हमारे एक स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हम सोचते हैं कि बाजार नंबरों से, बैलेंस शीट से, इकोनॉमिक डेटा से चलता है, लेकिन असल में बाजार इंसानी भावनाओं का एक विशाल समंदर है। चार्ट पर दिखने वाली हर कैंडलस्टिक उस पल में हजारों ट्रेडर्स के डर, लालच, उम्मीद और निराशा की कहानी कह रही होती है। और ये भावनाएं ही पैटर्न बनाती हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण है डर और लालच का चक्र। जब सब कुछ अच्छा होता है और लालच हावी होता है तो लोग पागलों की तरह खरीदते हैं और कीमतें आसमान छूती हैं। लेकिन हर पार्टी कभी ना कभी खत्म होती है। जब ये तेजी थकने लगती है तब आपको डबल टॉप जैसे पैटर्न दिखने शुरू होते हैं, जो एक तरह से बाजार की थकावट का संकेत है। और इसके उलट जब कोई बुरी खबर आती है और डर का माहौल बनता है तो घबराहट में बिकवाली शुरू हो जाती है, जिससे तेज गिरावट वाले पैटर्न बनते हैं। हाँ, और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होता। क्रिप्टो में तो ये 10 गुना ज्यादा दिखता है, जहाँ एक ट्वीट से लालच या डर की सुनामी आ जाती है। बिल्कुल। और यही भावनाएं झुंड की मानसिकता या हर्ड बिहेवियर को जन्म देती हैं। जब लोग देखते हैं कि कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और सब खरीद रहे हैं तो उन्हें मौका चूकने का डर, यानी फोमो, सताने लगता है। फोमो? हाँ। और वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यही मानसिकता ब्रेकआउट्स को वो विस्फोटक ताकत देती है, जब कीमत एक लेवल को तोड़कर रॉकेट बन जाती है। और पुराने प्राइस लेवल्स की क्या कहानी है? अक्सर हम देखते हैं कि कीमत एक खास लेवल पर जाकर बार बार रुक जाती है या वहां से पलट जाती है। उसे एंकरिंग कहते हैं। ये एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है।
लोगों के दिमाग में कुछ खास प्राइस पॉइंट्स एक एंकर यानी लंगर की तरह बैठ जाते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए से गिरकर 80 पर आया था। अब बहुत से ट्रेडर्स के दिमाग में 100 रुपए का लेवल एक मनोवैज्ञानिक दीवार मतलब रेजिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा। जब कीमत वापस 100 पर जाएगी तो वो लोग जिन्होंने 100 पर खरीदा था वो अपनी लागत पर निकलने की कोशिश करेंगे और जिन्होंने 80 पर खरीदा था वो मुनाफा बुक करना चाहेंगे। इस सामूहिक बिकवाली से कीमत पर दबाव बनता है। यही सपोर्ट के साथ भी होता है। ये तो समझ आता है, लेकिन एक आइडिया जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक और थोड़ा अजीब भी लगता है वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का। हाँ, और ये शायद इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा है, स्वयं सिद्ध भविष्यवाणी। इसका मतलब ये है कि अगर हजारों लाखों ट्रेडर एक ही किताब पढ़ रहे हैं, एक ही जैसे पैटर्न सीख रहे हैं और वो सब ये मानने लगें कि चार्ट पर एक खास पैटर्न, मान लीजिए हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है और ये गिरावट का संकेत है, तो वो सब उसी के हिसाब से बेच देंगे और जब इतने सारे लोग एक साथ बेचेंगे तो कीमत सच में गिर जाएगी। एग्जैक्टली। तो पैटर्न इसलिए काम नहीं करता कि उसमें कोई जादुई शक्ति है, बल्कि इसलिए काम करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में लोग मानते हैं कि वो काम करेगा और उनके एक्शंस उसे सच बना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब हम मान रहे हैं कि लाखों लोग एक ही जैसी एम शेप की तस्वीर देख रहे हैं और एक ही जैसा काम कर रहे हैं। क्या बाजार सच में इतना मुनज़्ज़म होता है? ये का बेहतरीन सवाल है। बाजार मुनज़्ज़म नहीं होता, लेकिन इंसानी व्यवहार वो काफी हद तक अनुमानित होता है। और ये जरूरी नहीं कि लाखों लोग एक साथ काम करें, बस इतने प्रभावशाली लोग और एल्गोरिदम एक जैसा सोचें कि वो बाजार की दिशा को थोड़ा झुका सकें। और फिर झुंड की मानसिकता बाकी का काम कर देती है। बिल्कुल। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर सब लोग एम अक्षर को देखने लगे तो एम बनी जाएगा। इसी से जुड़ा हमारा एक स्रोत डबल टॉप पैटर्न की बात करता है, जो दिखता भी एम जैसा ही है। जरा इसके बारे में बताइए, ये काम कैसे करता है? बिल्कुल, हमारे पास डेली प्राइस एक्शन की एक बहुत अच्छी गाइड है। डबल टॉप एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। ये तब बनता है जब एक ऊपर जाता हुआ ट्रेंड अपनी ताकत खो रहा होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें कीमत 2 बार लगभग एक ही ऊंचाई तक जाती है और दोनों बार वहां से रिजेक्ट हो जाती है। तो ये अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा दिखता है। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला टॉप, जहां बुल्स मतलब खरीदार कीमत को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वहां सेलर्स बिकवाल हावी हो जाते हैं। फिर कीमत नीचे आती है और एक लेवल पर आकर रुकती है। ये हमारा सपोर्ट लेवल है, जिसे नेकलाइन कहते हैं। नेकलाइन? हाँ, यहाँ से बुल्स एक और कोशिश करते हैं और कीमत को वापस ऊपर ले जाते हैं दूसरा टॉप बनाने के लिए। तो क्या जैसे ही दूसरा टॉप बनता है और कीमत गिरने लगती है, ट्रेडर्स को बेच देना चाहिए? नहीं, और यही वो जाल है जिसमें 90% नए ट्रेडर्स फंसते हैं। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि ये पैटर्न तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक कीमत नेकलाइन के नीचे मजबूती से क्लोज ना हो जाए। अच्छा, क्लोज होना जरूरी है, सिर्फ छू के वापस आना काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। जब तक नेकलाइन न टूटे, ये बस एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, डबल टॉप नहीं। कंफर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन क्या कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम का भी कोई रोल होता है? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। हाँ, सिर्फ प्राइस देखना अधूरी कहानी है। एक मजबूत डबल टॉप पैटर्न में आप देखेंगे कि दूसरे टॉप पर वॉल्यूम पहले टॉप के मुकाबले कम होता है। ये दिखाता है कि खरीदारों का जोश और ताकत दूसरी कोशिश में कम हो गई थी। और जब नेकलाइन टूटती है तो उस ब्रेकडाउन कैंडल पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ये दिखाता है कि अब सेलर्स पूरे कंट्रोल में आ गए हैं। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी है? बहुत जरूरी। बिना उसके पैटर्न के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेकलाइन टूटी, वॉल्यूम ने भी कंफर्म कर दिया, अब एंट्री कहाँ लेनी है? यहाँ भी 2 तरीके हैं। ज्यादातर लोग ब्रेकडाउन होते ही कूद पड़ते हैं, लेकिन गाइड के अनुसार सबसे सुरक्षित एंट्री होती है रीटेस्ट पर। रीटेस्ट? हाँ, अक्सर कीमत नेकलाइन तोड़ने के बाद वापस ऊपर आती है और उसी नेकलाइन को, जो पहले सपोर्ट थी, अब नए रेजिस्टेंस के तौर पर रीटेस्ट करती है। जब इस रीटेस्ट पर कीमत फिर से रिजेक्ट होती है, वो एंट्री करने का सबसे अच्छा मौका होता है, क्योंकि आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन असल दुनिया में ये रीटेस्ट कितनी बार फेल होता है? अक्सर तो कीमत नेकलाइन तोड़कर रॉकेट की तरह नीचे चली जाती है और रीटेस्ट का मौका ही नहीं देती। बिल्कुल सही कहा, और यही किताबी ज्ञान और असल ट्रेडिंग का फर्क है। रीटेस्ट एक आदर्श स्थिति है, यह हमेशा नहीं होता, इसीलिए ट्रेडर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है।
कुछ लोग अपनी आधी पोजीशन ब्रेकडाउन पर लेते हैं और आधी रीटेस्ट के लिए बचा कर रखते हैं। और टारगेट? मुनाफे के टारगेट के लिए मेजर्ड मूव तकनीक का इस्तेमाल होता है। आप टॉप से नेकलाइन तक की दूरी को मापें और नेकलाइन से नीचे उतना ही टारगेट रखें। पर यह गाइडलाइन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये सब सुनने में बहुत व्यवस्थित और तार्किक लगता है, लेकिन अगर ये इतना ही सीधा होता तो हर कोई मुनाफा कमा रहा होता। यहीं पर हमें हकीकत की जमीन पर आना होगा। इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या हर कोई मानता है कि ये तरीका काम करता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर हमें अपने दूसरे स्रोतों को देखना होगा। ICFM का हमारा स्रोत तकनीकी विश्लेषण में होने वाली कुछ आम गलतियों को गिनाता है। सबसे पहली और बड़ी गलती है बाजार के मुख्य ट्रेंड के खिलाफ जाना। अच्छा, अगर पूरा बाजार एक मजबूत बुल रन में है तो किसी एक स्टॉक में डबल टॉप जैसे बेरिश पैटर्न पर दांव लगाना मतलब नदी के बहाव के उल्टा तैरने जैसा है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन संभावना आपके खिलाफ है। यानी संदर्भ सबसे जरूरी है। हमेशा। दूसरी बड़ी गलती है सिर्फ एक पैटर्न पर अंधा विश्वास करना। जैसे किसी ने सिर्फ डबल टॉप देखा और ये नहीं देखा कि वीकली चार्ट पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल ठीक नीचे ही है। तीसरी और शायद सबसे विनाशकारी गलती, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल न करना। कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता। अगर आप गलत साबित होते हैं तो स्टॉप लॉस ही आपका सुरक्षा कवच है। तो अनुशासन और जोखिम प्रबंधन के बिना ये पैटर्न्स बेकार हैं। लेकिन क्या इन पैटर्न्स की मूल धारणा पर ही सवाल उठाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास रेडिट पर हुई एक चर्चा का स्रोत है, जहां ट्रेडर्स बल्कोस्की की किताब पर ही बात कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी संदेहवादी दृष्टिकोण सामने आता है। एक यूजर का कहना है कि यह पूरा विश्लेषण बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिपरक? हाँ, मतलब ये तो देखने वाले की नजर पर है। एक ही चार्ट को देखकर दो लोग अलग अलग पैटर्न देख सकते हैं। एक को डबल टॉप दिखेगा, दूसरे को शायद एक रेंज या कुछ और। ये एक बहुत जायज आलोचना है। जब चार्ट बन रहा होता है तब चीजें इतनी साफ नहीं होती। बिल्कुल। रेडिट की उसी चर्चा में एक और दिलचस्प बात थी। किसी ने लिखा कि 90% समय ये पैटर्न सिर्फ बाद में देखने पर ही साफ नजर आते हैं। अच्छा। जब वो असल में बन रहे होते हैं तब बाजार इतना शोर शराबे से भरा होता है कि उन्हें पहचानना और उन पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन होता है। इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। और एक आलोचना इस पर भी थी कि क्या पैटर्न सच में काम कर रहा है या बस बाजार के साथ बह रहा है। हाँ, और ये सबसे बड़ा सवाल है। एक यूजर ने लिखा, बुल मार्केट में कोई भी बुलिश पैटर्न जैसे बुल फ्लैग काम करता हुआ दिखेगा और बेयर मार्केट में कोई भी बेरिश पैटर्न। तो क्या पैटर्न की कोई अपनी प्रेडिक्टिव पावर है या वो सिर्फ बाजार के बड़े ट्रेंड को दर्शा रहा है? ये सवाल हमें वापस हमारी शुरुआती पहेली पर ले आता है। क्या स्मार्ट मनी पैटर्न बना रही है या पैटर्न सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बाजार का ट्रेंड उस दिशा में है और बहुत सारे लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं? शायद जवाब इन दोनों का मिश्रण है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रेडिट की चर्चा का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था कि पैटर्न अपने आप में कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है।